हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज अपवर्तन के पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्शन इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्शन इंडेक्स किसे कहते हैं, जो हम लोग आज जानेंगे। तो ये किसे कहते हैं जो देखेंगे, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम, किसी भी दो माध्यम होगा, हम लोग इसके पहले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। माध्यम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सारा चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट से जाकर आप इसके पहले प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 1 पहले आप देख लें, उसके बाद इसको पार्ट 2 आपको देखने में आसानी होगा या सुविधा पहुँचेगा आपको। तो हम लोग देखते हैं दो माध्यमों में के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो हम लोग दो को क्या मान लेते हैं, दो को माध्यम मान लेंगे। तो पहला माध्यम मानते हैं माध्यम फर्स्ट। माध्यम फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं N1, और एक माध्यम मान लेते हैं माध्यम सेकेंड, क्योंकि कहा दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दो माध्यम मान लिए, एक माध्यम माने फर्स्ट N1, एक माध्यम मान लिए माध्यम दो, इसको हम लोग कहेंगे N2। हम लोग जानते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। अगर इसको N1 माने तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और शून्य में प्रकाश की चाल को हम लोग मानते हैं C1। यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि शून्य में प्रकाश की चाल बराबर C, और किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C1, किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल C1, और किसी और में मान लेंगे तो C2 मान लेंगे। तो हम लिखें माध्यम फर्स्ट बराबर N1 बराबर C, किसी प्रकार शून्य में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल C1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको मानते हैं, जब माध्यम दूसरा माने हैं हम लोग तो N2 इसका नाम दिए। तो अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल को क्या माने हैं C, और किसी दूसरे माध्यम में तो पहला तो C1 माने थे, तो किसी दूसरा को और क्या मानेंगे C2 हम लोग मान सकते हैं। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से या लिख सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 2 और माध्यम 1 का सापेक्ष क्या हो गया, अपवर्तनांक। कौन अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम क्या चीज़ सूचित किए हैं, N से। तो N, तो सबसे पहले कौन सा माध्यम है, माध्यम 2, तो लेंगे 2 लिखेंगे, और माध्यम 1 तो 1 लिखेंगे, क्योंकि N दोनों में कॉमन है तो N कॉमन ले लिए। अब बचा 2 और 1, तो अपवर्तनांक N बराबर दूसरा माध्यम बटा पहला माध्यम। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 2 तो N2 बटा फिर क्या लिखेंगे N1, यानी कि जो तो पहला में आया है जो ऊपर लिखाएगा, दूसरा ही 1 आया है N1 बराबर वो नीचे लिखाएगा। तो और हम लोग जानते हैं कि N2 बराबर क्या है, समीकरण 1 में C बटा C2 है। N2 बराबर है C बटा C2 बटा N1 बराबर क्या है C बटा C1। ये भागा में हुआ, तो इस तरीक़े से हम इसको लिख सकते हैं C बटा C2
ये क्या होगा, भागम है तो पलट जाएगा, तो गुना में लिख सकते हैं C1 बटा C2, C1 बटा C से C कैंसिल हो गया, तो हमें बचा C1 बटा C2। आइए C1 क्या है, माध्यम, C1 क्या है, माध्यम, वन में प्रकाश की चाल, तो C1 बराबर लिख सकते हैं माध्यम वन में प्रकाश की चाल बटा C2 माध्यम सेकेंड में प्रकाश की चाल। तो हमारा फार्मूला निकला अपवर्तन सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर सापेक्ष या अपेक्षिक भी बोल सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर हो गया माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटा माध्यम सेकेंड में प्रकाश की चाल। अपेक्षिक अपवर्तनांक का फार्मूला हमको निकल गया, ये इसको लिख देते हैं इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से हम लोग को साबित हुआ अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर हो गया माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटा माध्यम सेकेंड में प्रकाश की चाल। इस पर एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। हम लोग निकालते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक, क्योंकि निकला फार्मूला अपेक्षिक अपवर्तनांक को, तो पूरा लिख सकते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो हम लोग देखेंगे यही तो लिखा हुआ, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो दो माध्यमों का निरपेक्ष अनुपात है, उसी को हम लोग क्या कहें, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहें। यह साबित हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, पानी के अपेक्षा कांच के अपेक्षा पानी में अपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर अपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर, तो अपेक्षिक अपवर्तनांक किसको माने हैं हम लोग, कांच के अपेक्षा। तो पहले क्या लिखेंगे, कांच को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, इसलिए किससे सूचित करेंगे, जी से। अब पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, इसलिए कौन से सूचित करेंगे, डब्ल्यू से। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक किसका अपेक्षिक अपवर्तनांक, कांच और पानी में का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा। तो फार्मूला होता है, क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटा माध्यम सेकेंड में प्रकाश की चाल। आई बाद में जो लिखाता है दो फर्स्ट कहलाता है, यानी कि ये टू है, ये वन है, यानी कि ये डब्लू, यानी कि ऊपर में हम लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल बटा कांच में, दूसरा क्या है, कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। तो हम लोग जानते हैं पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। इसको हम लोग काटेंगे, इसको अगर हम भागा देंगे 2×2=5 बटा 200 से भागा देंगे तो इसका आएगा 1.123 आएगा। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना निकल गया, 1.123। किसके अपेक्षा, कांच और पानी के अपेक्षिक अपवर्तनांक। आप इसे लिख सकते हैं या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों शायद लगता हुआ आपको कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं या कभी कभी कोई वीडियो में तेज़ी से स्पीड से पढ़ाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि इसे और अच्छी तरीक़ा से समझाएं या इतना में आप लोग समझ जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं जो हम लोग सीखेंगे। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आप इसे स्टार कर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई बार यह प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, उसके सभी को परिभाषा से द्वारा लिखकर बताएं। तो हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, अपवर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह अपवर्तन का पहला नियम हुआ। तो हम लोग लिखते हैं इसको आपतित किरण और अभिलंब अपवर्तन के पहला नियम। तो लिखेंगे हम लोग आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। समतल में होती है। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम है आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। इसे प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम कहते हैं। हम लोग सेकेंड नियम देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम किसे कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में या कह सकते किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण को इंग्लिश में कहते हैं कलर, वर्ण कलर के लिए आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, एंगल आई से सूचित किया जाता है। कोण आई, आपतन कोण। और आपतन कोण की जया को इंग्लिश में साइन कहते हैं। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण को सूचित हम लोग एंगल आर से सूचित करते हैं। कोण आर। अपवर्तन कोण की जया, जया के इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। कुछ किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया क्या सूचित करते हैं, साइन से। अरे क्या आपतन कोण को क्या चाहिए, आर से। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अब जया को किससे सूचित करते हैं, साइन आई से, और कोण आर से। तो आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया का अनुपात, इसे हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर। एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहलाता है। पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होती है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है कि इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया
का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण आई से सूचित करते हैं, तो ये आपतन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, तो अपवर्तन कोण की ज्या को साइन से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, या कह सकते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसे कांस्टेंट होता है। यह क्या है, अपवर्तन के दूसरा नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या स्नेल्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं इसे स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि स्नेल्स का नियम क्या है, कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अगर इसे देखा जाए तो इसे इस तरीक़ा से भी हम लोग लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ को। साइन आई बटा साइन आर है, तो इसका मतलब n दो अपेक्षिक अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो गया। तो इसे हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर। आई क्या हो गया, सबसे पहले दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा पहला माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसे हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, गुणम हो जाएगा। तो n1 साइन आई बराबर हो जाएगा n2 साइन आर, n2 साइन आर। इसी को ही हम लोग ये स्नेल लॉ हो गया, स्नेल के नियम का सम्मित रूप, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल का नियम के सम्मित रूप। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिमेट्रिकल फॉर्म, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म। n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर क्या कहलाता है, स्नेल के नियम का सम्मित रूप कहलाता है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, इसे या स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसे लिख लें। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म में प्रकाश का नियम या अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस तरीक़ा से होता है दोस्तों। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म कहते हैं किसे, अगर आपको बताया जाए पिक्चर के माध्यम से हम बताएं कि प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म एक ऐसा ही फलक होता है, इस तरह के आकार का ये होता है, जो इसमें ये जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीक़ा से उठा हुआ भाग रहता है, इस तरीक़ा से प्रिज्म रहता है और नीचे भी ये सटा हुआ रहता है। तो इसका हम एक छोटा सा भाग लेते हैं, ये प्रिज्म हो गया। तो एक छोटा सा हम लोग भाग लेते हैं। तो प्रिज्म का पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। प्रिज्म का परिभाषा होता है क्या, प्रिज्म कहते हैं किसे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के घिरे किसी पारदर्शक, ऐसा जो प्रकाश के पारदर्शन किसे कहते हैं, जो प्रकाश के किरण आर पार हो जाए उसे पारदर्शक कहते हैं। पारदर्शक माध्यम से को प्रिज्म कहा जाता है। ये दो पृष्ठ से घिरा हुआ रहेगा और क्या रहेगा, ये पृष्ठ जो रहेगा पारदर्शक पृष्ठ रहेगा, इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो ये क्या हम ले लिए कि प्रिज्म ले लिए। ये प्रिज्म का आपको आगे का भाग दिख रहा है, पीछे का भाग नहीं। तो इस पर देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप, इसमें चित्र बना हुआ है। तो ये कौन किरण कहलाएगा, आपतित किरण। इधर है कौन माध्यम हो गया, वायु हो गया। यह कांच है तो कांच हो गया वायु के अपेक्षा सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से ये क्या है, अभिलंब, जिसको कहते अभिलंब, इंग्लिश में
नॉर्मल बोलते हैं इसलिए एन से सूचित किया गया है। अभिलंब से कहाँ जाती है, अभिलंब की ओर जाती है, तो ये अभिलंब की ओर जा रही है। तो ये कौन किरण कहला गया, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित हुआ। उसके बाद फिर ये कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और ये वायु आया था कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर जाती है, तो ये अभिलंब है, अभिलंब की से दूर जा रहा, तो ये नॉर्मल सूचित किया। और हम लोग जानते हैं जब एक ही किरण एक दो बार अपवर्तित हुए उसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत किरण। तो ये कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। तो अगर देखें ये आपतित किरण इस तरीक़ा से आपको दिखाई हुई प्रतीत हो रही होगी, लगता है कि इस तरीक़ा से ये क्या हो रहा है, जा रहा होगा, और निर्गत किरण इस तरीक़ा से जा रहा होगा। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण, डायवर्सन एंगल कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो हम लोग सभी को हम लोग परिभाषा लिखेंगे। आप लोग जानते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, बता चुके हैं, निर्गत किरण भी किसे कहते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं, अभिलंब क्या है, अपवर्तित क्या है, ये सभी को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे विचलन कोण क्या है और इसके बारे में कुछ परिभाषा लिखते हैं कि क्या क्या इसमें हमको मिला। तो हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट में लिखेंगे इसमें, प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस दो फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का आवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आवर्तक सतह, ये भी कौन सतह कहलाएगा, अपवर्तक सतह, और ये भी कौन सतह कहलाएगा, अपवर्तक सतह कहलाएगा। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अपवर्तक पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक या अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। यह होगा जो अपवर्तन कोण भी कह सकते हैं या प्रिज्म का कोण, यहाँ पर ये बोल सकते हैं अपवर्तन कोण या प्रिज्म का कोण। अगला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं, या इंग्लिश में इसे एंगल ऑफ डिवीजन बोलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान भी बढ़ेगा, तो इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग, अपवर्तक कोण कम होने पर विचलन कोण भी
कम होता है, यानी कि अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा तो विचलन कोण का मान भी अधिक होगा, या अपवर्तन कोण का मान कम होगा तो विचलन कोण का मान भी कम होगा। तो ये प्रिज्म के अपवर्तन का नियम था। इतना प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ना था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, लेंस से कौन कौन दृष्टि दोष होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप जुड़े रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, और लॉकडाउन में आप घर पर बैठकर पढ़ते रहें, घर में रहें और सुरक्षा रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।